गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट क्लास में हमने अपठित गद्यांश को पढ़ा था कि किस तरह से जो बिना पढ़ा हुआ गद्य का एक पैराग्राफ हमको दिया था उसको हमने पढ़ा था और उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर को हमने सॉल्व किया था। उसी तरह से आज हम पढ़ेंगे अपठित काव्यांश। काव्यांश कविताएं जिसको कहते हैं, कविता का कोई एक भाग जो कि आपके द्वारा नहीं पढ़ा गया हो, ऐसा कविता का कोई भाग आपको दिया जाएगा और उस कविता के भाग में से ही आपको प्रश्नों के उत्तर लिखना है। बच्चों, जैसे आपका पहला अपठित गद्यांश का एक क्वेश्चन आता है एग्जाम में, वैसे ही अपठित काव्यांश का भी प्रश्न आपको जो है एग्जाम में आएगा। ठीक है, तो जिस तरह से आप अपठित गद्यांश को पढ़कर समझकर प्रश्नों के उत्तरों को जो है हल करते हैं, सॉल्व करते हैं, उसी तरह से अपठित काव्यांश को भी आपको पढ़कर समझकर और इसके प्रश्नों के उत्तर को देना है। आज हम पढ़ते हैं पहला अपठित काव्यांश, उसके बारे में आप देखिए, उसको पढ़िए और समझिए। चंदा तारों सी सहज कांति, नदियों में है मुस्कान भरी, हे पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, पग पग मेरा विश्वास भरा, तब से है यह जीवन निखरा, प्रखर कर्म का पाठ सतत, पढ़ती मैं भारत माता हूँ। मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, गौरव का मार्ग दिखाती हूँ, मैं सहज बोध में सहज शक्ति, सुविवेकी भारत माता हूँ। मूर्तियां बना डाली सजीव, अनगढ़ पत्थरों को काट काट, बंधुता प्रेम को फैलाया, अपना ही अंतर बाट बाट, जिसके गीतों से जगत मुग्ध, जिसके नृत्यों पर जगत मुग्ध, जिसकी कविता धार अविरल बहती वह भारत माता हूँ। अब देखिए, इस काव्यांश में बच्चों आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि ये काव्यांश भारत माता कह रही हैं कि भारत माता अपने बारे में जो है बता रही है कि मैं क्या करती हूँ, किस तरह से मैं करती हूँ। चांद तारों के समान, जिस तरह से आपने देखा कि भारत माता की कांति किसके समान है, जिस तरह से चांद तारे चमकते हैं, उसी तरह से चमकती हुई भारत माता की कांति भी है। नदियों में है मुस्कान भरी, मतलब जो धरती पर जो नदियां वगैरह बह रही है वो सब वो भारत माता की नदियों की में जो है क्या है, मुस्कान भरी हुई बह रही है। पवन झकोरों में दुलार, खेतों में है दौलत बिखरी, जो ठंडी ठंडी हवा जो है चलती है, तो उस ठंडी हवा में जो है ऐसा लगता है कि किसी माँ का जो है प्रेम जो है झलक रहा हो। और जब खेतों में फसलें जब उत्पन्न होती हैं या जब फसलें बनती हैं या निर्मित होती हैं, तो जो है दौलत जो है पूरी की पूरी ऐसा लगता है कि पूरी दौलत जो है खेतों में बिखर गई हो। कैसे बिखर जाती है खेतों में दौलत? क्योंकि जब क्या होता है, जब फसलें होती हैं उसमें अच्छा अनाज होता है और उस अनाज को जब हम बाजार में ले जाकर बेचते हैं तो उसी से हमको पैसे प्राप्त होते हैं। तो इस तरह से खेतों में क्या बिखरी हुई है, दौलत बिखरी हुई है। पग पग मेरा विश्वास भरा, भारत माता क्या कह रही है कि हर जगह पर, पग पग मतलब हर जगह जगह पर मेरा विश्वास ही भरा हुआ है पूरी धरती पर, तब से यह जीवन निखरा, और कठोर परिश्रम से ही ये जो मेरा जीवन है ये निखर गया है। प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती मैं भारत माता हूँ, और मैं जो है लगातार कर्म करने का, मेहनत करने का पाठ ही सबको लगातार सिखाती जाती हूँ। मैं भारत माता हूँ, क्या कह रहे हैं कि मैं भारत माता हूँ और मैं लगातार क्या करती हूँ, कर्म करने का पाठ ही यहाँ पर सिखाती रहती हूँ। मैं वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती हूँ, मतलब चाहे कितनी ही कठिन मुश्किलें क्यों ना आए, बड़ी से बड़ी विपदाओं को भी मैं क्या कर लेती हूँ, सह लेती हूँ। सुधा दान कर औरों को मैं विष पीकर मुस्कुराती हूँ, मतलब अगर अमृत, सुधा मतलब अमृत का तो मैं क्या कर देती हूँ, दान कर देती हूँ और खुद विष पी लेती हूँ, मुस्कुराती हूँ। धीरज का पाठ पढ़ाती हूँ, और जो है धैर्य रखने का या धीरज रखने का पाठ जो है पढ़ाती है। बच्चों, आपने देखा होगा
कि जब धरती पर किसान खेती करता है तो वो क्या करता है कि उस पे हल चलाता है, इस धरती पर, इसे पृथ्वी माता पर क्या करता है, हल चलाता है। तो उससे आपने कभी सोचा है कि इस धरती को कितनी पीड़ा होती है, पर वो इतनी पीड़ा को सहन करके भी जो है धरती माता क्या करती है, जो है बदले में हमको क्या देती है, हमको अन्न का भंडार देती है, अन्न का भंडार देती है। और उस अन्न के भंडार के द्वारा ही मनुष्य क्या करता है, अपनी तिजोरी को भरता है। तो भारत माता ये कहती है कि मैं सब कुछ सिखाती हूँ, ये धरती माता, भारत माता सब कुछ सिखाती है, लेकिन खुद जो है क्या करती है, अमृत का दान कर देती है और स्वयं जो है विष को पी लेती है। गौरव का मार्ग दिखाती हूँ मैं, सहज बोध में सहज शक्ति सुविवेकी भारत माता हूँ। सबको गर्व करने का रास्ता दिखाती है और सहज बोध और सहज शक्ति सुविवेकी मतलब मन से जो है जिसमें विवेक हो वैसी भारत माता है। मूर्तियां बना डाली सजीव, अनगढ़ पत्थर को काट काट, लोगों ने क्या करा है, जो है मूर्तियों को, पत्थरों को काट काट कर क्या बना लिया है, मूर्ति बना ली। और ऐसी मूर्तियों को बना लिया है जिनमें की मूर्तियां बना डाली सजीव, अनगढ़ पत्थरों को काट काट कर। मनुष्य ने क्या किया है कि पत्थरों को तराश तराश कर, काट काट कर जो है ऐसी मूर्तियों को बनाया है जो कि बिल्कुल ऐसा लगता है मानो कि अभी बोल पड़ेगी। सजीव मूर्तियों को उन्होंने क्या करा है, बनाया है। बंधुता प्रेम को फैलाया, अपना ही अंतर बांट बांट। और चारों तरफ जो है बंधुता मतलब मित्रता का और बंधुता का जो है प्रेम को फैलाया उन्होंने, अपना ही अंतर बांट बांट। और अपने बीच के जो अंतर है, भेदभाव है, उसको दूर करके प्रेम को फैलाया है। जिसके गीतों से जगत मुग्ध, जिसके नृत्यों पर जगत मुग्ध, जिसकी कविता धारा अविरल बहती वह भारत माता हूँ। मतलब भारत माता क्या कह रही है कि जिनके गीतों से पूरा का पूरा जगत क्या हो गया है, मुग्ध हो गया, प्रसन्न हो गया है। जिसके नृत्य पर देखने से, जिसके नृत्य करने पर पूरा जगत मुग्ध हो गया है। और जिसकी कविता की अविरल धारा में जो है बहती जा रही हूँ, वही भारत माता में हूँ। तो इस तरह से भारत माता के जो है भावों को हमने इस काव्यांश के अंतर्गत पढ़ा है। अब इस काव्यांश के कुछ प्रश्न जो है दिए हैं, उन प्रश्नों के उत्तर हमको समझना है और उन उत्तरों को हमको सही टिक लगाना है। अब देखिए प्रश्न नंबर 1 क्या है, देख लीजिए क्या है, पढ़िए। खेतों में दौलत बिखरी होने से क्या तात्पर्य है। अगर खेतों में दौलत बिखरी है इसका मतलब क्या है कि अच्छी फसल होती है, खजाने गड़े हुए हैं। सेकंड ऑप्शन है खजाने गड़े हुए हैं। तीसरा खाद के रूप में दौलत बिखरी है। और चौथा किसान बहुत अमीर है। तो क्या आपको ऐसा लगता है कि खेतों में दौलत बिखरी है मतलब अच्छी फसल होगी तभी तो दौलत क्या होगी, बिखरी हुई होगी, ठीक है ना। खजाने गड़े हैं तो क्या हम जमीन को खोदेंगे क्या है कि जमीन को खोद खोद कर देखेंगे कि उसमें खजाने गड़े हैं कि नहीं। खाद के रूप में दौलत बिखरी है कि खाद अच्छी उपज हो रही है इससे, या किसान बहुत अमीर है। तो आप बच्चे देखिए इन तीनों ऑप्शनों में हमको सही ऑप्शन जो लग रहा है वो क नंबर का ऑप्शन है। अच्छी फसल होती है तभी तो किसान क्या होगा, संपन्न होगा और उसके खेतों में दौलत बिखरी हुई मिलेगी। मतलब ये हमारा फर्स्ट वाला ऑप्शन बिल्कुल सही है। अब देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। अब देखिए कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। भारत माता सबको धीरज का पाठ पढ़ाती है, फिर कष्ट सहना सिखाती है, कर्महीनता का पाठ पढ़ाती है और बंधुता प्रेम को फैलाती है। अब इसका अर्थ समझिए, क्वेश्चन हमसे पूछा गया है कि कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है। उपयुक्त नहीं है का मतलब जो कथन इसमें सही नहीं है। हमने इस जो है पद में जब पढ़ा है तो हमने ये पढ़ा है कि भारत माता सबको धीरज का पाठ पढ़ाती है। ये देखिए कहाँ है, प्रखर कर्म का पाठ सतत पढ़ाती है मैं भारत माता हूँ। मतलब धीरज का क्या कर रही है, पाठ पढ़ा रही है ना। कर्म करने का पाठ पढ़ाती है तो धीरज रखने का पाठ पढ़ा रही है, ठीक है। कष्ट सहना सिखाती है, क्या सिखाती है, कष्ट सहना। देखिए क्या है, भारत माता सबको धीरज का पाठ पढ़ाती है, धैर्य रखने का पाठ पढ़ा रही है ना। फिर सेकंड क्या है, कष्ट सहना सिखाती है। फिर प्रखर कर्म का पाठ सतत, ये कर्महीनता का पाठ पढ़ाती है, ठीक है। कर्महीनता का पाठ पढ़ाती है, क्या है, कर्म करने का पाठ नहीं पढ़ा रही, क्या लिखा है, कर्महीनता का पाठ पढ़ाती है।
और बंधुता प्रेम को फैलाती है। तो इसमें जो कथनों में आप देखो कि सही कौन सा कथन नहीं होगा। भारत माता क्या सिखाती है सबको? धीरज का पाठ पढ़ना सिखाती है, ये कथन सही है। कष्ट सहना सिखाती है, ये भी सही है। कि वज्र सदृश विपदाओं को भी अनायास सह लेती है, मतलब चाहे कितनी ही मुश्किलें क्यों ना आ जाए, कितनी कठिनाइयां क्यों ना आ जाए, उनको भी सहन कर लेना चाहिए, ये सिखा रही है। तो हमारा सेकंड ऑप्शन भी सही है। फिर इधर देखिए, बंधुता प्रेम को फैलाया। बंधुता प्रेम को फैलाया मतलब ये है कि चारों तरफ जो है लोगों में प्रेम के माहौल को फैलाया है। तो इस तरह से हमारा दूसरा ऑप्शन भी क्या है? सही है। अब आप देखिए, कर्महीनता मतलब कर्म करने का जो पाठ है वह पढ़ाती है, ये ऑप्शन हमारा सही नहीं है, क्योंकि उपयुक्त नहीं है। पूछा है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा कथन उपयुक्त नहीं है, तो हमारा जो ग वाला ऑप्शन है वो उपयुक्त नहीं है। ठीक है, इस तरह से हमारा सही आंसर हो गया। फिर अगला देखिए, भारत ने अपना हृदय किस रूप में बांटा है? तो भारत ने अपना हृदय किस रूप में बांटा है? तो देखो, अब भारत ने अपने फसलों के रूप में, दूसरों के प्रति जो है प्रेम प्रदर्शित करके, मूर्तियां बनाकर, या फिर सुधा दान करके। तो भारत ने अपना हृदय जो है, भारत का जो हृदय है या भारत माता ने अपना हृदय किस रूप में बांटा है? तो भारत माता ने जो है फसलों के रूप में अपना हृदय बांटा है क्या? नहीं। मूर्तियां बनाई है क्या? वो भी नहीं बनाई है। अमृत दान करके बनाया है क्या? नहीं, वो भी नहीं बनाया। तो फिर किस तरह से बनाया? दूसरों के प्रति प्रेम को प्रदर्शित करके जो है क्या बनाया है? अपना जो है दूसरों के प्रति प्रेम प्रदर्शित करके अपना हृदय जो है बांटा है। तो हमारा जो ख वाला ऑप्शन है वो सही होगा कि भारत ने अपना हृदय दूसरों के प्रति प्रेम के रूप में प्रदर्शित करके बनाया। फिर अगला काव्यांश देखिए, अगला प्रश्न देखिए, प्रस्तुत काव्यांश में किन कलाओं की चर्चा हुई है? ये जो हमारा काव्यांश है इसमें किस किस के बारे में बताया है? चांद, तारे, नदियां, पवन, ठीक है, इनके बारे में। तो पहली पंक्ति आपको समझ में आ जाएगी, चंदा तारों सी सहज कांति, नदियों है मुस्कान भरी। फिर सेकंड देखिए, विश्वास, कर्म, धीरज, गौरव, इसके बारे में बताया। सहज बोध, शक्ति, सुधादान, सुवेक, इसके बारे में बताया है। और लास्ट ऑप्शन है हमारा संगीत, नृत्य, कविता और मूर्ति बनाना। अब बच्चों आप ध्यान दीजिए कि ये जितने भी शब्द इस प्रश्न में दे रखे हैं वो सारे शब्द हमारे कहीं न कहीं इस काव्यांश में मिल ही रहे, पर फिर अब क्या करें, किस पे ऑप्शन पर टिक लगाएं? तो जो हमको क्वेश्चन पूछा है उसको समझिए। प्रस्तुत काव्यांश में किन कलाओं की चर्चा हुई है? सबसे बारे में किसके बता रहे हैं? तो चांद तारों सी सहज कांति, ये बोला है कि चांद तारे के जिस तरह चांद तारे चमकते हैं उसी तरह से चमक है। नदियां अपनी मुस्कान, पानी बहता है उसी तरह से हमारी मुस्कान बिखरी हुई है। हवा जो है जिस प्रकार से हिलोरे मारती है, झकोरे लेती है, उसी तरह से खेतों में जब फसलें हिलती है तो भी दौलत बिखरी हुई दिखती है। तो ये ऑप्शन तो हमारा सही नहीं होगा। फिर विश्वास, कर्म, धीरज, गौरव, इनके बारे में बताया है तो ये भी हमारा सही नहीं होगा। दान, विवेक, सुधा, इनके बारे में अगर देखें, शक्ति, तो ये वाला ऑप्शन भी सही नहीं होगा। तो फिर सही ऑप्शन कौन सा होता है? तो जिसके बारे में चर्चा हुई है वो कौन सा है? संगीत, नृत्य, कविता और मूर्ति बनाना, ये वाला जो ऑप्शन है ये हमारा सर्वथा सही है। तो इस तरीके से हमारा इस पद का ऑप्शन ये वाला सही हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष्य का युग्म नहीं है? तो विशेषण और विशेष्य का युग्म कौन सा नहीं है ये देखना है। अब बच्चों बताओ इसमें कि विशेषण किसे कहते हैं और विशेष्य किसे कहते हैं? तो सबसे पहले आपने छोटी क्लासों में कई बार विशेषण की परिभाषा पढ़ी होगी कि जो संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण कहते हैं। अब संज्ञा, सर्वनाम, वो तो आप बहुत छोटी छोटी क्लासों से पढ़ते आ रहे हो कि संज्ञा और सर्वनाम की जो विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेषण। ठीक है, अब विशेषण जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा होता है उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। क्या कहते हैं? विशेषण उसे कहते हैं जिस संज्ञा या सर्वनाम की वो विशेषता बताता है। जैसे हमने कहा कि राम अच्छा लड़का है, तो अच्छा क्या हो गया? उसकी विशेषता बता रहा है ना। और राम
की विशेषता बता रहा है, तो राम क्या हो गई? संज्ञा। और विशेषण क्या हो गया? अच्छा। तो राम अच्छा लड़का है, तो लड़के की विशेषता कौन क्या हो गई? अच्छा, वो उसकी विशेषण है ना। और विशेषण जो है वो जिस संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताता उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य। तो संज्ञा और सर्वनाम कौन सा? संज्ञा क्या थी हमारी? राम। तो राम की विशेषता बता रहा था, विशेषण है ना, उसे हम क्या कहते हैं? विशेष्य कहते हैं। अब ये या तो संज्ञा के रूप में हो सकते हैं या फिर क्रिया के रूप में भी हो सकते हैं, वापस उसका नाम आ जाए या फिर कोई क्रिया हो जाए। जब संज्ञा के रूप में कोई विशेषण आता है तो उसे संज्ञा विशेषण कहते हैं, और जब कोई क्रिया के रूप में आता है तो उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो अब इस जो दे रखा है पद, उसमें देखिए आपको थोड़ा सा समझने की बात है कि निम्नलिखित में से कौन सा विशेषण विशेष्य का युग्म नहीं है। जो विशेषण हो लेकिन उसकी विशेषता भी बता रहा हूं, उसे हमने कहा संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बता रहा हूं, उसका युग्म नहीं है, जोड़ा नहीं है, वो हमको नहीं है उस पर टिक लगाना है, उस पर टिक नहीं लगाना। किस पर टिक लगाना? जो नहीं है। जैसे कैसा? पहला फर्स्ट देखिए, सहज कांति। कांति क्या है? कांति मतलब चमक, और किसकी विशेषता बता रही है? सहज। सहज मतलब अचानक, अच्छे से, सहज अचानक। प्रखर कर्म, कर्म कैसे करना चाहिए? प्रखर, जिससे हमारा निखर जाए, जिसको बोलते प्रखर, है ना। फिर थर्ड देखिए, अनगढ़ पत्थर, ऐसा पत्थर जिसको कि गड़ा न जा सका, जिसको तराशा नहीं हो, उसको क्या बोलेंगे? अनगढ़। पत्थर कैसा है? अनगढ़। तो पत्थर की विशेषता हो गई अनगढ़, ठीक है। कर्म कैसा? प्रखर, मतलब जिससे आप पूरे क्या हो जाओ? निखर जाओ, वो प्रखर। कांति या चमक कैसी है? सहज, ठीक है। अब चौथा ऑप्शन देखिए, बंधुता, प्रेम। प्रेम कैसा? बंधु के जैसा। तो ये ऑप्शन जो है हमारा सही नहीं है। कौन सा? घ वाला ऑप्शन, जिसमें कि वह उसकी विशेषता बता रहा हो। तो हमारा घ वाला जो ऑप्शन है वह जो है क्या होगा? गलत होगा, मतलब यहाँ पर सही होगा। वैसे गलत है विशेषण विशेष्य के अनुसार, परंतु यहाँ पर बंधुता प्रेम वाला ऑप्शन हमारा क्या है? बिल्कुल सही है। तो इस तरीके से हमने जो है अपठित काव्यांश पढ़ा है। इस अपठित काव्यांश को आप पूरी तरह से समझ गए होंगे कि किस तरह से अपठित काव्यांश को पढ़ना है, उसे समझना है। तो बच्चों, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हमने अपठित काव्यांश के किए हैं वो सब आपको समझ में आ गए होंगे कि किस तरह से हमको अपठित काव्यांश को करना है, हल करना है। पहले बार बार उसको पढ़िए, समझिए और फिर उसके प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। अब एक अपठित काव्यांश मैं आपको देती हूँ जिसे आपको होमवर्क के रूप में करना है, पढ़ना है उसको, और पढ़कर उसके प्रश्नों को, उत्तरों को देना है। आप क्लास टाइम में इसको देखिए और मुझे जो है CW वाले ग्रुप में उसके आंसर भेजिए, ताकि मुझे आप समझ में आ जाए कि आपने यह जो है करना, हल करना इसको सीख लिया है। जिसकी जो है मैं आपको एक PDF भी सेंड कर दूंगी, और आप इसी क्वेश्चंस की जो है मैं पढ़कर बता रही हूँ, तो उसके क्वेश्चंस को और उसके जो है वीडियो के रूप में उसको देखिए। लोहे के पेड़ हरे होंगे, तू गान प्रेम का गाता चल, नम होगी यह मिट्टी जरूर, आंसू के कण बरसाता चल। सिसकियों और चित्कारों से जितना भी हो आकाश भरा, कंकालों का हो ढेर, खप्परों से चाहे हो पटी धरा, आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना ही होगा। रंगों के सातों घट उड़ेल, यह अंधियाली रंग जाएगी, उषा को सत्य बनाने को जावक, नभ पर छितरता चल, आदर्शों से आदर्श भिड़े, प्रज्ञा प्रज्ञा पर टूट रही, प्रतिमा प्रतिमा से लड़ती है, धरती की किस्मत फूट रही, आवर्तों का विषम जाल, निरूपाय बुद्धि चकराती है, विज्ञान ज्ञान पर चढ़ी यह सभ्यता डूबने जाती है, जब जब मस्तक जयी होता संसार ज्ञान से चलता है, शीतलता की राह हृदय तू यह संवाद सुनता चल। यह रामधारी सिंह दिनकर की कविता है, और रामधारी सिंह दिनकर जी की
कविता के कुछ अंशों को प्रश्न के रूप जो है कविता के रूप में, पद्य के रूप में से दिया है, काव्यांश के रूप में। अब इसके कुछ प्रश्न जो हमको करना है वो आपको मैं बोल देती हूँ। पहला क्वेश्चन है, लोहे के पेड़ किसके प्रतीक हैं? इसका आंसर है नकली पेड़, मशीनी संस्कृति और विज्ञान। बच्चों इनके आंसर आपको खुद को देना है, जो है आपका होमवर्क है ये। और जब आपके क्लास में ये वीडियो चले उस समय आप इसके प्रश्नों को देखिए और मुझे उत्तर सेंड कीजिए। सेकंड क्वेश्चन है, नम होगी यह मिट्टी जरूर, यह कहकर कवि किस ओर संकेत कर रहा है? पहला ऑप्शन है, प्रेम के बल पर शुष्क हृदयों में भाव भरे जा सकते हैं। वर्षा न होने के कारण सूखी मिट्टी वर्षा आने पर नम जरूर हो जाएगी। तीसरा है, सूखी आंखें फिर आंसुओं से नम हो जाएगी। और चौथा है, इतने आंसू बहाओ कि मिट्टी गीली हो जाए। और तीसरा क्वेश्चन है, दुख और निराशा के वातावरण में मनुष्य का क्या कर्तव्य होना चाहिए? पहला, सपने देखें और साकार करें। दूसरा, आशा का संचार करें। तीसरा, मिट्टी को नम करें। और चौथा, विज्ञान यान पर सवार हों। चौथा प्रश्न है, प्रेम की भावनाओं से बौद्धिक संसार पर विजय पाई जा सकती है। यह भाव किस पंक्ति से व्यंजित हो रहा है? पहला ऑप्शन है, जीवित सपनों के लिए मार्ग मुर्दों को देना होगा। आशा के स्वर का भार पवन को लेकिन लेना ही होगा। जब जब मस्तिष्क जयी होता संसार ज्ञान से चलता है। और चौथा ऑप्शन है, शीतलता की राह हृदय तू यह संवाद सुनाता चल। पांचवा प्रश्न है, विज्ञान यान में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार, उपमा अलंकार, रूपा अलंकार और अनियोक्ति अलंकार।